दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। चंदनपुर नाम के एक गाँव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। कोमल, महेश और संगीता तीनों एक साथ में हंसी खुशी से रहते थे। महेश ज्यादातर शहर में ही रहता था, क्योंकि महेश शहर में एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन महेश 1-2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आता है और आते वक्त कोमल के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर आता है और उससे कहता है, कोमल बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। गिफ्ट पाकर कोमल बहुत खुश होती है। ओह वाओ, थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। और 2 दिन के बाद महेश फिर से शहर चला जाता है और कोमल और संगीता भी अच्छे से रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक संगीता बेहोश होकर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। फिर जब महेश को इस बात का पता चलता है तो महेश तुरंत ही गांव में आता है, जहां पर डॉक्टर उससे कहती है, देखिए महेश जी, पेशेंट के पास बहुत कम वक्त है। उनकी बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। ये एक अनजान बीमारी है और इसके ऊपर अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए। ये सुनकर तो मानो महेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। फिर महेश एक कोने में खड़ा होकर बहुत रोता है। फिर महेश और कोमल संगीता को लेकर घर आ जाती हैं और महेश उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। कोमल भी महेश के साथ मिलकर अपनी माँ की देखभाल करती है। लेकिन फिर एक दिन, अरे बेटा कोमल, तुम आज से वापस स्कूल जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ की अच्छे से देखभाल कर लूँगा। अच्छा ठीक है पापा। उसके बाद कोमल जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। वो स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। लेकिन कोमल के स्कूल से लौटते ही उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। और फिर, पापा क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो इतना? माँ तो ठीक है ना पापा? कोमल, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई बेटा। ये सुनते ही कोमल भी जोर जोर से रोने लग जाती है। संगीता की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर महेश के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि कोमल अभी छोटी है, तो उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर महेश दूसरी शादी कर लेता है। महेश की दूसरी पत्नी का नाम चंदा था। चंदा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। चंदा के पहले पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और चंदा की भी कोमल की उम्र की एक लड़की थी, जिसका नाम हिमांशी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही महेश वापस शहर चला जाता है और अब घर में कोमल, चंदा और हिमांशी ही थी। चंदा अपनी दोनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करने लगती है और तीनों एक साथ खुशी से रहती हैं। कोमल को कभी भी नहीं लगा कि चंदा उसकी सौतेली माँ है। इधर चंदा ने भी कभी भी कोमल को सौतेली होने का एहसास नहीं करवाया। वो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन चंदा को महेश का कॉल आता है। हेलो चंदा, मैं इस महीने गांव कुछ भी पैसे नहीं भेज सकता। क्यों जी, क्या बात है? चंदा, 15 दिन हुए मेरी नौकरी चली गई है और मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप बस अपना अच्छे से ख्याल रखिए।
ठीक है चंदा, अब मैं फोन रखता हूँ। और फिर चंदा उस दिन ये सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, तो वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, बेटा कोमल और हिमांशी, तुम्हारे पापा का भी फोन आया था। क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है और वो इस महीने हमें कुछ भी पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। अरे माँ, आपको तो हर तरह के लहंगे सिलने आते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर वही काम करते हैं? हाँ बेटा, मैंने भी तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया था और तुमने वही कह दिया। लहंगा सिलने का काम? आप दोनों को लहंगा सिलना आता है क्या? हाँ बेटा, मैं जब मेरे मायके में थी तभी मैंने लहंगा सिलना सीखा था और शादी के बाद घर बैठकर मैं यही काम करने लगी थी और मुझे देखते देखते हिमांशी भी ये काम सीख गई। लेकिन माँ, मुझे तो लहंगा सिलना नहीं आता है। बेटा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें लहंगा सिलना। चंदा शादी के बाद आते वक्त अपने साथ जो कुछ पैसे लेकर आई थी, तो उन पैसों से ही चंदा ने एक दुकान किराए पर लेकर लहंगे सिलने की दुकान खोल ली। चंदा और हिमांशी को लहंगा सिलना आता था। वो दोनों अच्छे से लहंगे सिलने लगी और जब वक्त मिलता तब चंदा कोमल को भी लहंगा सिलने का काम सिखाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब कोमल को हर तरह के लहंगे सिलना आ गया था। उन तीनों माँ बेटी की डिजाइन इतने अच्छे होते थे कि कुछ ही दिनों में इनके बनाए हुए लहंगों की तारीफ सभी जगहों पर होने लगी। फिर चंदा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आती है। मैडम, मैंने आपकी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है। धन्यवाद मैडम, कहिए आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? मैडम, हमें हमारे शॉप में बेचने के लिए हर तरह के स्टाइलिश पूरे 200 लहंगे चाहिए। 200 लहंगे? हाँ मैडम, क्या हुआ, आपसे ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है ना, इसलिए। ठीक है, आप मुझे 20 दिन में 200 लहंगे बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। ये लीजिए आपका एडवांस। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर चंदा, कोमल और हिमांशी ने दिन रात मेहनत करके 200 लहंगों का ऑर्डर 15 दिनों में ही पूरा कर दिया और कुछ दिन घर में ही आराम करने लगी। फिर 2 दिन आराम करने के बाद जब वो फिर से दुकान पर गयी, तो दुकान में ऑर्डर के सारे लहंगे चोरी हो गए थे। ये देखकर तीनों माँ बेटियाँ रोने लगी और हाय, हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया था, लेकिन सारे लहंगे चोरी हो गए। अब हम उस मैडम को क्या जवाब देंगे? तभी वहाँ पर एक लहंगा था। जब से दुकान खुली थी तब से किसी ने भी उसे नहीं खरीदा था। तभी वो लहंगा अचानक से बोलने लग गया। सुनो चंदा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? यहाँ देखो, मैं एक लहंगा हूँ। जब चंदा ने वहाँ देखा तो वो एक लहंगा था। चंदा को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कैसे बोल सकता है। अरे, तुम कैसे बोल सकते हो? चंदा, मैं कोमल की माँ का जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रुको। फिर वो लहंगा अपने जादू से चोरी हुए सारे लहंगे को वापस लेकर आ जाता है। फिर ये देखकर चंदा, हिमांशी और कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं।
फिर 2 दिन बाद वो मैडम आकर उन्हें पूरे पैसे दे देती है और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जादुई लहंगे की वजह से चंदा का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। फिर चंदा ने वो लहंगा अपने घर में सुरक्षित रख दिया और महेश को भी फोन करके वापस गांव बुला लिया और उसका लहंगे का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब उन लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब व्यापारी रहता था जिसका नाम था रमन लाल। लेकिन वो बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी पत्नी को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी। रमन लाल की एक बेटी भी थी जिसका नाम था पायल। वो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित रहता था कि अगर उसकी माँ चल बसी तो उसकी बेटी का क्या होगा। यही चिंता दिन रात उसे सताती रहती थी। एक रात रमन लाल की पत्नी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो वहीं पर चल बसी। कई दिनों तक रमन लाल अपनी पत्नी के चले जाने के गम में डूबा रहा। उसे ये भी चिंता खाई जा रही थी कि अब उसकी बेटी का पालन पोषण कैसे होगा। सभी रिश्तेदारों के बार बार कहने पर उसने नंदिनी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। रमन लाल की दूसरी पत्नी नंदिनी पायल से बहुत प्यार करती थी और उसकी अच्छे से देखभाल भी करने लगी। रमन लाल के घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। कुछ साल बाद नंदिनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पायल भी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे नंदिनी का व्यवहार पायल के लिए बदलता गया और अब वो पायल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, यहाँ तक कि उससे बात तक नहीं करती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब दोनों भाई बहन पायल और आयुष बड़े हो गए थे। आयुष पूरा दिन बैठकर बस खेलता और मोबाइल ही देखा करता था और वहीं पायल की सौतेली माँ पायल से घर का सारा काम करवाया करती थी। नंदिनी नए नए पकवान बनाकर अपने बेटे आयुष को खिलाया करती थी, लेकिन पायल को पकवान और मिठाइयाँ छूने भी नहीं देती थी। जब पायल पकवान खाने के लिए रसोई में जाती तो उसकी सौतेली माँ उसे डांटकर भगा देती थी। क्या हुआ? क्या काम है तुझे? तू यहाँ पर क्या करने आई है? चल भाग यहाँ से। माँ, मुझे बस थोड़ा सा ही पिज्जा खाने को दे दो। मेरा आज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। ये सब मैंने तेरे लिए नहीं बनाया है, मैंने ये सब अपने बेटे आयुष के लिए बनाया है। तू और बड़ी हो गई है, घर के कामों में मेरी मदद किया कर। घर का काम खत्म करने के बाद ही तुझे खाने को कुछ मिलेगा, समझी? पायल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी नई माँ उसके साथ इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं। नंदिनी पायल से जबरदस्ती घर का सारा काम करवाती रहती थी और जो खाना आखिर में बच जाता वो उसे खाने को दे देती। पायल अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगी, यहाँ तक कि नंदिनी उसे पहनने के लिए भी फटे और पुराने कपड़े देती। एक दिन नंदिनी का बेटा आयुष नई रिमोट कंट्रोल कार लाने की जिद करने लगा। नंदिनी ने पायल को रिमोट वाली कार लाने के लिए पैसे देते हुए कहा, मेरे बेटे आयुष के लिए रिमोट वाली कार लेकर ही आना। अगर खाली हाथ वापस घर आई तो खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। पायल रिमोट कंट्रोल कार लेने के लिए गांव की दुकान में पहुंच गई, लेकिन उन सभी दुकानों में कोई भी कार नहीं मिली। वो काफी डर गई और सोचने लगी कि अगर वो खाली हाथ घर जाएगी तो उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारेंगी और खाना भी नहीं देंगी। इसी डर की वजह से वो दूसरे गांव में कार खरीदने के लिए निकल पड़ी, लेकिन वो गांव बहुत दूर था। बीच में एक बहुत बड़ा जंगल था। जब वो सुनसान जंगल से गुजर रही थी तो उसे वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। पायल को चलते चलते बहुत प्यास भी लग रही थी। वो दौड़कर उस झोपड़ी के पास चली गई और झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर आवाज देने लगी, क्या यहाँ पर कोई है? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? तुरंत
ही उस झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर आती है। अरे तुम कौन हो? अम्मा, मेरा नाम पायल है। मैं पास के गांव में जा रही हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? उस बूढ़ी औरत ने पायल की तरफ देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, पहले तुम अंदर तो आ जाओ। फिर वो बूढ़ी औरत पायल को झोपड़ी के अंदर लेकर गई और उसके लिए पानी लाकर उसे पानी पीने को दिया। फिर पायल ने पानी पिया और खाने के लिए उसे कुछ फल भी दिए। और फल खाने के बाद पायल ने उन बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और वो वहाँ से जाने लगी कि तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, अभी धूप बहुत तेज है, तुम कुछ देर यहाँ आराम करो, शाम होते ही यहाँ से चली जाना। नहीं अम्मा, मुझे अभी जाना होगा। अगर समय से कार लेकर मैं घर नहीं गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेंगी और खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगी। पायल की ये बात सुनकर बूढ़ी अम्मा पायल के सर पर हाथ फेरकर बोलती हैं, बेटी, तुम्हें आज के बाद कोई भी नहीं मारेगा और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुँचाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो बूढ़ी औरत अंदर जाकर एक सुंदर सी सैंडल लेकर बाहर आती है और उसे पायल के पैरों में पहनाने लगती है। फिर पायल वो सैंडल पहन लेती है और वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटी, ये एक जादुई सैंडल है। इस सैंडल से तुम जो भी बोलोगी, ये सैंडल वो तुरंत ही कर देगा। ये सैंडल सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा। ये हमेशा तुम्हारे पैरों में तो रहेगा, लेकिन तुम्हारे अलावा इसे कोई भी देख नहीं पाएगा। कोई भी काम तुम इससे करवा सकती हो। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये सैंडल तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगा। पायल ने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और वादा किया कि वो कभी भी इस जादुई सैंडल का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से इस जादुई सैंडल से रिमोट वाली कार मांग कर तो देखो। पायल ने उस जादुई सैंडल से एक रिमोट कंट्रोल कार मांगी और एक सुंदर सी कार उसके हाथ में आ गई। ये देखकर पायल खुशी से झूम उठी और बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद कर वहाँ से वापस अपने घर लौट आई। जब पायल घर पहुँची तो नंदिनी पायल के हाथ में इतनी सुंदर रिमोट कंट्रोल कार देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। अब जो भी काम नंदिनी उससे कहती, पायल जादुई सैंडल की मदद से झट से वो काम कर देती। पायल की मासूमियत देखकर धीरे धीरे नंदिनी का दिल पिघलने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो फिर से पायल को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी। और यहाँ वो बूढ़ी औरत पायल को अपने जादुई गोले में देख रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी, जो कि अपने जादू से पायल के बारे में सब कुछ जान गई थी। इस तरह जादूगरनी की जादुई सैंडल की वजह से पायल की जिंदगी में फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।